So let's start our new section, key features of Indian Constitution. So first I'm starting with the federalism. First I will tell you what is the meaning of the federalism. It means more than one level of government in country. More than one level. In India there are three levels of government. First is central government, second is state government, and third is local self government. And in constitution there are so many definitions of the power of the each government, which power has been used by the central government, which powers for the state government, and which is for the local government. अब हम यहाँ पे हम लेते हैं हमारी स्टेट गवर्नमेंट को। राजस्थान में हम रहते हैं तो राजस्थान की गवर्नमेंट होगी हमारी स्टेट गवर्नमेंट। इंडिया है सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, जहाँ पर हमारे पीएम हैं, हमारे प्रेसिडेंट हैं, जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, जो पूरी कंट्री को रन कर रहे हैं, वो किसका पार्ट है? वो है पार्ट हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का। अब देखिए, इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। बहुत बड़ा एरिया है, बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ है, तो पूरी कंट्री को कुछ स्टेट्स में, कुछ स्टेट के बहुत सारे स्टेट्स हैं जिसमें हमने डिवाइड कर रखा है, ताकि हर एक स्टेट की डाइवर्सिटी के अकॉर्डिंग वहाँ पर एक गवर्नमेंट को फॉर्म किया जाए, और वो गवर्नमेंट उस स्टेट के पर्टिकुलर जो एरियाज़ हैं अपने अपने अकॉर्डिंग जो भी प्रॉब्लम्स होती है पीपल की, जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ये पावर देती है स्टेट गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट हम इलेक्ट करते हैं, इलेक्शन देखिए 3 बार हम अपने वोटिंग पावर का यूज़ करते हैं जब सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शन होते हैं लोकसभा के। इसके बाद जो हमारे स्टेट है, पर्टिकुलर स्टेट में जब इलेक्शंस होते हैं तो पर्टिकुलर स्टेट के लोग जो है स्टेट गवर्नमेंट को वोट देते हैं। और इसके बाद है थर्ड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जिसको हम कहते हैं, जिसमें हमारे वार्ड के इलेक्शंस होते हैं, वार्ड इलेक्शन जिसमें हम म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस के इलेक्शंस होते हैं, जिसमें हम उनको वोट देते हैं। अब क्या डिफरेंस है? सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी कंट्री यानी पूरे स्टेट की गवर्नमेंट को वॉच करती है कि वो किस तरह से वर्क करती है, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा पावर होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। इस पर स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट में बहुत फ्री होती है, डिसीजन ले सकती है अपने स्टेट के लिए, क्योंकि स्टेट की जो जितने भी सिटीजन से अब उन्होंने मेजोरिटी के साथ इलेक्ट किया है। और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जो मेन वर्क होता है वो हमारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है, जैसे वाटर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, क्लीनेस को लेकर हो गया, जो हमारी ज़रूरतें हैं, रोड ट्रांसपोर्ट, पार्क, गार्डन, इन सबको मेंटेन करना लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, यानी हमारी बेसिक जो थिंग्स है उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करना किसके अंडर में है? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में वर्क करती है, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में वर्क करती है, और इस तरह से जो ये पूरी चेन है पूरी कंट्री को रन करती है, ताकि जितने भी वर्क हैं, जितने भी जो वर्क होते हैं हमारी कंट्री के, वो एक प्रॉपर और एक सिस्टमेटिकली मैनर में वो कंप्लीट होते हैं। अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न है, कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन द पावर्स ऑफ ईच गवर्नमेंट। यहाँ पे किस गवर्नमेंट के पास कितना पावर है वो कौन डिसाइड करता है? कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कॉन्स्टिट्यूशन में सबकी लिमिटेशन भी है और सबके पावर्स के बारे में भी बताया गया है। तो यहाँ पर चाहे कोई भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, चाहे वो सेंट्रल है, स्टेट है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, तीनों ही फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को किसके अकॉर्डिंग वर्क करना होता है? कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द सुपीरियर। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बहुत सबसे ऊपर है, जिसके अकॉर्डिंग ही सारी गवर्नमेंट वर्क करती हैं। सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज़ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इट इज़ द सेकेंड key feature of the Indian constitutions. What is the explaining in this point that parliamentary form, यहाँ पर पार्लियामेंट जिसके 2 पार्ट होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट, लोकसभा एंड राज्यसभा। अभी अर्लियर सेक्शन में हमने डिस्क्राइब किया फेडरलिज्म, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अब जब सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं तो भी वोटिंग होती है,
इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट में इलेक्शन होते हैं तो भी वोटिंग होती है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में भी वोटिंग होती है। अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के कुछ रूल्स होते हैं। सबसे पहला है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, कि every citizens those who are 18 year and above has right to vote। यहाँ पर इंडिया में जितने भी लोग हैं, सिटीजन्स हैं, जिनकी एज 18 ईयर एंड अबव है, उनको राइट टू वोट है। वो अपने वोटिंग पावर का यूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। यहाँ पर कोई भी रिलीजियस बेस, रीजनल बेस, माइनॉरिटी, मेजॉरिटी, कलर के बेस पर, किसी भी बेस पर किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। इट मीन्स द गवर्नमेंट विच वी हैव इलेक्टेड इट्स आवर चॉइस, यानी सिटीजन्स की चॉइस होती है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जितनी भी गवर्नमेंट सिलेक्ट होके आ रही है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है, चाहे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, या फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसका एक ही मेन जो कॉन्सेप्ट है वो है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। यहाँ पे यानी कि पीपल जिसको चाहेंगे, लोग जिसको चाहेंगे, उसी को वो पावर देंगे रूल करने का। अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन में ये राइट दिया गया है सभी को कि विदाउट डिस्क्रिमिनेशन जो सिटीजन्स हैं दे कैन यूज़ देयर दिस वोटिंग पावर। और इसलिए पार्लियामेंट्री फॉर्म है जो गवर्नमेंट का है हमारा, चाहे राज्यसभा, लोकसभा के जो भी इलेक्शंस होते हैं, उसमें एक ट्रांसपेरेंसी रहती है कि दोज कैंडिडेट्स who will work for the people, they will re-elect, and those who are not working for people, they are rejected by the people. So it is the basic concept of the parliamentary form of government. Now let's start. Our next point is separation of power. It is the third key feature of the Indian Constitution. According our constitution, there are 3 organs of government. यहाँ पे हमने लेवल ऑफ गवर्नमेंट को डिस्क्राइब किया फेडरलिज्म में। अब यहाँ पर हमारे होते हैं हॉरिजेंटल पावर्स शेयरिंग होती है, और एक होती है वर्टिकल पावर शेयरिंग। अब यहाँ पर हम बात करें 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के। इसमें सबसे पहला है लेजिस्लेचर, देन है एग्जीक्यूटिव, एंड थर्ड है जुडिशरी। फर्स्ट लेजिस्लेचर, ये सारे वो लोग होते हैं द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जिनको हम क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं, जिनको पीपल वोट देते हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट में है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट में है। तो इसके बाद सेकंड है आपका एग्जीक्यूटिव, द ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटिंग लॉ एंड रनिंग द गवर्नमेंट। अब लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को मैं थोड़ा दूसरे तरह से डिफाइन करती हूँ। लेजिस्लेचर यहाँ पे होते हैं, एग्जीक्यूटिव 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के। एक होते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स और एक होते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स एंड पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। अब यहाँ लेजिस्लेचर को हम पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कहते हैं। ये वो लोग होते हैं जिन्हें पावर मिलता है पीपल से, जिनको लोगों ने वोट दिया है, इलेक्ट किया है, वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। They are elected representative, they are using their power for a fixed period of time। 5 years के लिए उनका इलेक्शंस होता है, 5 ईयर के लिए वो अपने पावर का यूज़ कर सकते हैं। दूसरा आपके हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव, ये वो ग्रुप ऑफ पीपल्स हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटिंग लॉ एंड एनी रनिंग द गवर्नमेंट। ये वो लोग हैं जैसे IAS RS ऑफिसर्स होते हैं, जो भी सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो इसका पार्ट होते हैं। इनकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि जितने भी लॉ बनाती है गवर्नमेंट, पार्लियामेंट बनाती है, उसका इम्प्लीमेंशन करते हैं, उन्हें लागू करते हैं, और जिससे कि गवर्नमेंट इजीली रन हो सके। ये क्योंकि परमानेंट एग्जीक्यूटिव है, ये अपने फील्ड में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम्स के थ्रू उनका सिलेक्शन होता है, और रिटायरमेंट तक ये अपनी पोजीशन पर बने रहते हैं। यानी गवर्नमेंट चाहे कोई सी भी हो, गवर्नमेंट हर 5 साल में चेंज हो रही है, बट ये जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, स्पेशली जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है, ये हर गवर्नमेंट के साथ वर्क करते हैं, रिटायरमेंट तक अपनी पोस्ट पर बने रहते हैं। लास्ट है आपका इसमें जुडिशरी है सिस्टम ऑफ कोर्ट, ये आपका चैप्टर भी है, नेक्स्ट चैप्टर 3rd या 4th चैप्टर है आपका। इसमें 3 लेवल हम करेंगे कोर्ट के, जिसमें सबसे पहले आपका लोकल कोर्ट आएगा, देन हाई कोर्ट एंड देन सुप्रीम कोर्ट। लेवल ऑफ कोर्ट यानी कि जुडिशरी का यहाँ मेन इम्पोर्टेंट रोल ये है कि जितने भी राइट्स हैं विच आर गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू अस, the judiciary
protect them. If we think the rights are violated, you can approach to the court. Court will help you. The judiciary is the separate from the government. It is not work for the government. The judiciary is not under the government. The judiciary work independently. Whatever complaints they have get, they will solve according to the constitution. यहाँ पे जुडिशरी का रोल सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जुडिशरी ना तो गवर्नमेंट के लिए वर्क करती है ना गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग वर्क करती है, ये वर्क करती है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम करती है हर लेवल पे, चाहे वो लोकल लेवल है, चाहे वो स्टेट लेवल है, चाहे वो सेंट्रल लेवल है। जुडिशरी में सबसे इम्पोर्टेंट है सुप्रीम कोर्ट, जो एक ही होता है कंट्री में। इसके डिसीजन जो होते हैं वो लास्ट और फाइनल होते हैं। इसको हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे आपकी चैप्टर नंबर 5 में। यहाँ पर हमने बात की 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है, लेजिस्लेचर, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, executive, the group of people who are responsible for implementing law and running the government, and judiciary a system of court. Now next key feature of the Indian Constitution is the fundamental rights. आपने सुना होगा हमारे कुछ fundamental rights भी होती है, duties भी होती हैं। तो fundamental rights which are the part of the Constitution, these rights protect citizens from the any discrimination. ये जो rights हैं हमारे fundamental rights हमें protect करते हैं citizens को किसी भी discrimination से। Second is the constitution also guaranteed the rights of minority against majority. देखिए कुछ लोग जो होते हैं नंबरिंग में कम होते हैं, कुछ ज़्यादा होते हैं, जो कम होते हैं उन्हें माइनॉरिटीज़ में लिया जाता है। तो माइनॉरिटी अक्सर फेस करती है कई सारा डिस्क्रिमिनेशन जो मेजॉरिटी उनके साथ करती है। तो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन उनको गारंटी देता है कि उनके राइट्स को कोई भी जो है डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता या उनके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमें मिले हैं। फर्स्ट इज़ राइट टू इक्वालिटी, सेकेंड इज़ राइट टू फ्रीडम, थर्ड इज़ राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फोर्थ इज़ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस, then culture and educational right, and right to constitutional remedies. We will explain the fundamental rights in detail in next class. I will take the separate topic of this particular point, fundamental rights, just because it is the vast topic which you have to know. fundamental rights जो है हमारे स्पेशली इमरजेंसी टाइम में हमसे ले लिए जाते हैं। अभी आप सिचुएशन देखिए, लॉकडाउन है, ठीक है, वी कांट यूज़ आवर फंडामेंटल राइट्स, वी आर नॉट फ्री, वी आर नॉट इक्वल, हमें कोई रिलीजियस की फ्रीडम नहीं है, कल्चर एजुकेशन के राइट हमसे ले लिए गए हैं। यानी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी सर्कमटेंस होती है जिसे हम कहते हैं इमरजेंसी। उस कंडीशन में हमारे फंडामेंटल राइट्स हमसे ले लिए जाते हैं। दो टॉपिक हम इसको इंटरकनेक्ट करेंगे, फंडामेंटल राइट्स एंड इमरजेंसी। इमरजेंसी पावर होती है जिसका यूज़ प्रेसिडेंट करता है जब ऐसी कोई इमरजेंसी आती है। अभी भी हम कह सकते हैं इमरजेंसी है कंट्री में, इसकी वजह से कुछ टाइम के लिए, कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए सिटीजन्स से वो सारे राइट्स ले लिए जाते हैं जो सिटीजन्स के बेनिफिट के लिए होते हैं। इमरजेंसी डजंट मीन कि गवर्नमेंट जब चाहे हमसे हमारे फंडामेंटल राइट ले सकती है, नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं है। बट कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें ये राइट देता है कि अगर कोई भी ऐसी इमरजेंसी जिससे सिटीज़न को हार्म हो सकता है या उनके फेवर में नहीं है कुछ, तो गवर्नमेंट अपने इस पावर का यूज़ कर सकती है। तो अब आप देख सकते हैं अभी फंडामेंटल राइट्स का हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो फंडामेंटल राइट्स की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में वो हम इस पर्टिकुलर टाइम में बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि हम फ्री नहीं हैं बट वी वांट टू बी फ्री। हमारे पास कोई एजुकेशनल राइट नहीं, हम रिलीजियस प्लेसेस पर नहीं जा सकते, तो कई सारे रिस्ट्रिक्शंस जो है वो। और इस कंडीशन में क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने ये राइट दिया है गवर्नमेंट को कि इमरजेंसी में वो उस पावर का यूज़ कर सकती है। तो फंडामेंटल राइट्स स्पेशली की फीचर है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का।
सो डिटेल में हम इस टॉपिक को हम फिर से करेंगे। यहाँ पर हम की फीचर में ले रहे हैं, शॉर्टली इसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन। अब एक्सप्लोइटेशंस में हम यहाँ पे चाइल्ड लेबर ले सकते हैं, फोर्स लेबरिंग ले सकते हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो सेकुलरिज्म से है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। कल्चर एजुकेशन राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज मीन्स इफ़ यू थिंक योर फंडामेंटल राइट्स हैज़ बीन वायलेंटेड, आपसे आपको कोई फंडामेंटल राइट ले रहा है तो आप अप्रोच कर सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं। So it's all about the fundamental rights. Now come to the last key feature of the Constitution, Indian Constitution. इस टॉपिक का हमारा लास्ट है सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म मीन्स धर्मनिरपेक्ष, जिसको हम कहते हैं कि हमारी कंट्री एक धर्मनिरपेक्ष कंट्री है, जहाँ पे हर एक रिलीजियस को इम्पोर्टेंस मिली है। हर एक रिलीजियस जो है उसकी अपनी डिग्निटी है, आप कोई भी रिलीजियस को फॉलो कर सकते हैं। इसका फर्स्ट कॉन्सेप्ट है, सेकुलर स्टेट डज नॉट ऑफिशियली प्रमोट एनी वन रिलीजियस एज द स्टेट रिलीजियस। यानी हमारे इंडिया का कोई पर्टिकुलर रिलीजियस नहीं है। हम ये नहीं कहते ये मुस्लिम कंट्री है, हिंदू कंट्री है या क्रिश्चियन है, नहीं। यहाँ पर हर एक रिलीजियस को इम्पोर्टेंस होती है। यानी स्टेट ना तो किसी रिलीजियस को प्रमोट करता है और ना ही किसी रिलीजियस को प्रैक्टिस करने से वो रोकता है। यहाँ पे सबको लिबर्टी है। हमारा फंडामेंटल राइट था राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस, यानी कि हम फ्री हैं, हमारे पास ये फंडामेंटल राइट है कि हम अपने रिलीजियस को, अपने धर्म को अपने तरीके से फॉलो कर सकते हैं। सेकेंड इज़ इंडिया ऑफिशियली डू नॉट हैव एनी रिलीजियस। हमारे इंडिया का कोई ऑफिशियली रिलीजियस नहीं है। इंडिया एक सेकुलर स्टेट है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ऑल रिलीजियन आर इक्वल इन द आइज़ ऑफ लॉ। अब लॉ की नज़र में सब जितने भी रिलीजियस है, जितने भी धर्म है, वो सब इक्वल है। यहाँ पे किसी के साथ भी रिलीजियस बेस पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। अब सेकुलरिज्म के कॉन्सेप्ट है। सेकुलरिज्म का ये जो फॉर्म लिया गया, क्योंकि इंडिया में बहुत सारा डाइवर्सिटी शुरू से ही रहा है, तो जब इंडिया हमारा इंडिपेंडेंट हुआ तब डिसाइड किया गया कि इंडिया को एक सेकुलर स्टेट बनाया जाएगा, ताकि सभी लोग, जितने भी लोग यहाँ पे अपने अपने रिलीजियस को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर किसी को रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया गया कि आप ये रिलीजियस फॉलो नहीं कर सकते। आप किसी भी रिलीजियस को फॉलो करें, आप अपने रिलीजियस को चेंज भी कर सकते हैं, आपके पास पूरी लिबर्टी है, बट स्टेट आपकी किसी भी रिलीजियस मैटर में इंटरफेयर नहीं करेगा। अब सेकुलरिज्म में अगर हम बात करें रिलीजियस की, तो गवर्नमेंट कोई भी रिलीजियस टैक्स नहीं ले सकती है किसी भी, क्योंकि ये हमारा फंडामेंटल राइट है। तो इट्स ऑल अबाउट द सेकुलरिज्म कि हम हमारे कंट्री में कोई भी रिलीजियस को, कोई भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं, किसके रिलीजियस बेस पर किसी के साथ भी कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है। Okay students, I think I am very much clear. We have discussed the 5 key features of the Indian Constitution. First was the federalism, in which we have discussed about the all things that central level, state level, local self-government, and second was parliamentary form of government, in which we have understand the universal adult franchisee, that every person, those who are 18 years and above, has right to vote. And third key feature was the separation of power, in which we have discussed about the legislature, those who are elected representative. Second was executives, the group of people who are responsible for the implementing law and the ruling the government. And judiciary, the system of court. And fourth key feature was the fundamental rights, in which we have explained the 6 fundamental rights which was given by the constitution. And last was the secularism. Secularism means separation of religious from the state, यानी कि रिलीजियस जो है वो सेपरेट है स्टेट से, यानी कि हमारा कोई ऑफिशियली जो है स्टेट का कोई रिलीजियस नहीं होता। You can follow your own religious in your own way. You are free to choose your religious and practice your religious. Thank you, and I think you all are understanding this point. So we will
explain the next chapter of your book. That is the understanding secularism. The second chapter is about the secularism, so we will explain this secularism point in detail in second chapter. And thank you. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.